हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो भी हमारा फाइबर का प्रोसेस चल रहा है कि मतलब फाइबर के इंट्रोडक्शन जो मैं दे रहा हूँ उसमें हमने वुल के बारे में बात किया है और कॉटन के बारे में बात किया है। वहाँ पे मैंने कॉटन की प्रॉपर्टीज़ भी बताई है। आज हम बात करेंगे वुल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वुल के दो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बात करते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। आइए लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वुल में सबसे पहली चीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज लेंथ? लेंथ मतलब जो हमारा जो वुल है, वुल एक नेचुरल फाइबर है। वुल एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर में अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि वुल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका क्या नाम है, तो आप याद रखिए वुल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है कैराटीन। तो याद करके इन सारी चीजों को रखा करिए। चलिए देखिए, बात करते हैं लेंथ की। तो जो हमारा वुल फाइबर है, वुल फाइबर की जो लेंथ होती है वो लगभग 3.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक होती है। तो आप ये सोचिए कि जब जहां पर भेड़ के बालों से निकाला जाएगा तो वो लगभग 3.5 3.53 ऐसे सेंटीमीटर आएंगे। और जब ये बड़े बड़े याक वगैरह या फिर हॉर्स या कैमल से निकाला जाता है तो उसके जो बाल हो जाते हैं उनकी लेंथ बढ़ जाती है। अब ये जो लेंथ है ये डिपेंड करती है कि हमारा जो फाइबर है वो कितना ज्यादा फाइन है या कोर्सर है या मीडियम है। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, फाइन का मतलब होता है धागा बहुत ज्यादा पतला होना। जितना ज्यादा पतला होगा मतलब फाइबर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। लेंथ इसकी वैरी करती है फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर तक। ओके, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज हार्मफुल। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज हार्मफुल फॉर वुल, इट में क्रिएट पाइल ऑन द फैब्रिक ऑफ द सर्फेस। देखिए सिंपल सी बात है, हमें एक चीज बताइए कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रगड़न। जब हम कभी वुलन कपड़े पहनते हैं, जब हम ठंडियों में वुलन कपड़े पहनते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कपड़े पर छोटे छोटे रोए टाइप्स गोल सा बना देते हैं। उन गोल्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं, मतलब वो जो सर्कल फॉर्मेशन होता है ना फाइबर का, उस फॉर्मेशन को बोलते हैं पाइल। अब ये पाइल जनरेट कैसे होता है? तो ये फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होता है। फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होने का क्या मतलब है? देखिए सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि पिछले क्लासेस में ही हमने पढ़ा था कि वुल के फाइबर्स जो होते हैं, वुल के फाइबर्स में स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स का मतलब होता है एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ पाया जाता है, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा हुआ पाया जाता है, स्केल्स पाए जाते हैं। अब ये जो स्केल्स है, जब आपस में दो फाइबर आपस में टकराएंगे, जब दो फाइबर्स आपस में लड़ेंगे तो लड़ने पर क्या होगा कि फाइबर्स बाहर निकल जाएंगे। मतलब फिर जो फिब्रिल्स होते हैं, छोटे छोटे फिब्रिल्स होते हैं, वो बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के बाद वो क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे इकट्ठे हो जाएंगे और गोल सा मतलब एक सर्कल फॉर्मेशन बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं पाइल। तो वुल के फैब्रिक पे जनरली पाइल फॉर्मेशन होता है। आप देखेंगे अब तो अब ऐसा सिस्टम आ गया कि आप पाइल जो होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। मशीन आती है, 200-300 रुपए की मशीन आती है। कपड़े पे अगर पाइल होता है तो फिर आप उसको चलाकर उस पाइल को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो फिर आ जाएगा नया। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेजिलेंसी। रेजिलेंसी का मतलब, अगर आपने बिना पिछला वीडियो देखा होगा कॉटन की प्रॉपर्टीज में तो आपको पता होगा रेजिलेंसी का मतलब क्या होता है। नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। रेजिलेंसी का मतलब होता है कि मान लीजिए जो वुल का कोई भी कपड़ा है, आप उसको एकदम इकट्ठा करके ऐसे दबा के छोड़ दीजिए। जब छोड़ेंगे तो वो अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आने की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रेजिलेंसी। तो वुल का जो रेजिलेंसी होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत गुड होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इट हैज गुड रेजिलेंसी प्रॉपर्टी देन सिल्क एंड कॉटन। कॉटन और सिल्क से वुल का रेजिलेंसी बहुत अच्छा होता है। मतलब आप ध्यान से समझेंगे तो समझिएगा कि अगर आप स्वेटर ले लीजिए, स्वेटर को एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए, मतलब एक तरीके से बोलते हैं उसको रुमेड़ के रख देना या फिर एकदम मतलब बेहद करके रख देना, उसको एकदम इकट्ठा करके रख देना। रखने के बाद आप उसको जब छोड़ेंगे तो वो अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, रेजिलेंसी, इट हैज गुड रेजिलेंसी प्रॉपर्टी देन कॉटन एंड सिल्क। ये चीजें याद रख लेगा। नेचुरल फाइबर्स की बात कर रहा हूं मैं। बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ, जो हमारा वुल फाइबर होता है स्ट्रॉन्गर देन सिल्क फाइबर। जो हमारा वुल फाइबर होता है वो स्ट्रांग होता है देन द सिल्क फाइबर। मतलब सिल्क का जो फाइबर होता है उससे हमारा वुल फाइबर क्या होता है? स्ट्रांग होता है। क्लियर? आगे लिखा हुआ है लूज इट्स स्ट्रेंथ आफ्टर वेट। देखिए जो हमारा वुल है, वुल की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसको आप भिगो दोगे, जब आप भिगो दोगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमजोर हो जाती है। पहले से उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अगर वो सूखे में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेट, मतलब भीगने पर उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बात करते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी की। तो आप जानते होंगे कि जो कॉटन होता है वो पहले मैं कॉटन की बात करूं। जो हमारा कॉटन होता है वो लगभग 8 to 9% तक हमारे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा वुल होता है वो लगभग 25% तक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब आपके एटमॉस्फेयर से लगभग 25% अपने वेट का 25% पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब
ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। जो हमारा वुल फाइबर होता है, जो हमारा वुल फाइबर होता है, उसकी एक प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप उसको पानी से भिगोगे तो जल्दी भीगेगा नहीं। अगर आप उसको पानी से भिगोगे तो जल्दी भीगेगा नहीं, मतलब उसके जो इसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मतलब जल्दी भीगने का मतलब टाइम लगाएगा, लेकिन जब भीग जाएगा तो भीगने का मतलब वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। मतलब कि पानी बहुत तेजी के साथ एब्जॉर्ब करता है, कुछ टाइम के बाद वो पानी को बहुत तेजी के साथ एब्जॉर्ब करेगा। यही रीजन है कि हमारा कॉटन और सिल्क के अपेक्षा जो हमारा वुल का फाइबर होता है वो, या वुल के जो कपड़े होते हैं, जो वुलन कपड़े होते हैं, उनको जब हम सुखाते हैं तो वो ज्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है एज कंपेयर टू कॉटन एंड सिल्क। ओके, क्लियर हो रहा है? मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी कितनी होती है? 25%। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है? जो उसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है वो क्या होता है? गुड होता है। गुड होने का मतलब क्या है कि आप पहले तो वो उसको पानी में जब आप भिगोगे तो वो जल्दी भीगता नहीं है, लेकिन जब भीग दिया तो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? ये होता है वुल की प्रॉपर्टी। हर फाइबर्स की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है। हर फाइबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। अगर आपके पास वुलन कपड़े नहीं है तो आप ठंड से नहीं बच सकते। तो ये जो है हमारा फाइबर, इसमें मैंने लिखा नहीं है, बट मैं नहीं लिखा है मैंने। ओके, आगे चलते हैं। भूल जाता हूं क्या मैं लिखता हूं क्या नहीं। ओके, इलास्टिसिटी एंड एलोंगेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुल फाइबर। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर आप वुल के फाइबर्स को एक बार पकड़ के ऐसे छोड़ देंगे तो वो अपने पोजीशन में वापस आने के प्रॉपर्टीज रखते हैं, पहली चीज। तो उसी प्रॉपर्टीज की वजह से ही तो हमारा रेजिलेंसी अच्छा है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है ना, तो इसी वजह से तो हमारा रेजिलेंसी अच्छा है कि भाई हम कपड़े को एक बार रोमेड़ के छोड़ दे रहे हैं तो वो अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आ रहा है, या खींच के छोड़ दीजिए तो अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे इसका एलोंगेशन का मतलब है कि फाइबर को अगर हम खींच रहे हैं, खींचने के बाद कुछ ना कुछ एक्सेस लेंथ बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक फाइबर है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा फाइबर था, और ये कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का। अब हमने इसको यहां से खींच दिया, मतलब ऐसे पड़ गया, इसको खींच देंगे तो ये जो इसकी लेंथ होगी वो लगभग इतनी बढ़ जाएगी, मतलब 1.2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं एलोंगेशन। इसको क्या बोलते हैं? एलोंगेशन। अपनी लेंथ को बढ़ा देना, मतलब लेंथ बढ़ जाना। तो इसी रीजन की वजह से, मैंने डिस्ट्रिक्ट भूल गया मैं, इसी रीजन की वजह से जो हमारा फाइबर होता है, जो हमारा वुल का फाइबर होता है, जब आप वुल के फाइबर को जब आप पानी में मतलब बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे मतलब कि आप कुछ लोग होते हैं ना कि कपड़ों को बहुत अच्छे से धोते हैं, और कुछ लोग होते हैं तो उसको डंडा मार मार के धुलते हैं। तो जो डंडा मार मार के धुलते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उसका जो फाइबर का स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो वुल फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाता है या डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ, एलोंगेशन होती है वो बढ़ जाती है। और आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आपका स्वेटर पता चला कमर तक था, फिर उसके बाद वो कमर के नीचे आ जाएगा या कमर से ऊपर चला जाएगा। ये होता है उसका डिस्टॉर्शन का मतलब डैमेज हो जाना, मतलब हमारा फाइबर डैमेज होता जा रहा है। अगर आप देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझिए, वुल और सिल्क के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर आप वुल और सिल्क के साथ ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करेंगे तो आपका कपड़ा महंगा रहेगा, लेकिन आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। ओके, क्लियर? ध्यान दीजिएगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा इलास्टिसिटी और एलोंगेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुल। आगे चलते हैं। श्रिंकेज का मतलब होता है, जैसे श्रिंक पढ़ने का मतलब है सिकुड़न। तो यहाँ पे लिखा है वुल फाइबर गेट श्रिंक आफ्टर एब्जॉर्ब मॉइस्चर। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। जैसे ही मैंने बताया ना अभी कि अगर आप पानी में भिगोते हो तो आपका फाइबर क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाता है। तो आप वुल में देख सकते हैं कि वुल एक ऐसा फाइबर है जिसमें श्रिंकेज पाया जाता है। श्रिंकेज पाने का मतलब है कि जैसे ही आप उसके साथ मॉइस्चर, जैसे आप मतलब समझ लीजिए कि कपड़े को आपने हवा में या फिर बारिश के टाइम पे या फिर पानी में धुल रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे जब एक दो वॉश आप कर लेंगे, एक दो वॉश के बाद आप एब्जॉर्ब करेंगे कि आपकी जो साइज है वो छोटी हो जाएगी। किसकी वजह से छोटी हो जा रही है? श्रिंकेज की वजह से। और इसके केमिकल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो कुछ अलग कोऑर्डिनेशन बोलता है, तो वो मैं आपको अभी समझाऊंगा नहीं, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता के समझा दूंगा। श्रिंकेज का मतलब होता है वुलन फाइबर गेट श्रिंक आफ्टर एब्जॉर्ब मॉइस्चर। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा फाइबर होता है वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का लेंथ है, 1 सेंटीमीटर का फाइबर का लेंथ है। अब इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ तो इसकी जो लेंथ होगी वो लगभग हो सकती है 0.75 सेंटीमीटर। 0.75 का सेंटीमीटर का तो मतलब समझ रहे हैं ना, छोटा हो गया लेंथ। ओके, आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि वुल पर ज्यादा हीट का मत करिएगा, मतलब
ऊनी कपड़े पर, जो हमारा वुलन फैब्रिक होता है, उस पर ज्यादा टाइम तक हीट मत दीजिएगा। अगर आपने ज्यादा टाइम तक हीट दिया, अब हीट देने का मतलब दो तरीके से हीट होता है, या तो हीट आप डायरेक्ट दे रहे हो या तो हीट आप स्टीम के थ्रू दे रहे हो, दोनों हार्मफुल है। अब हम क्या करते हैं ना, मैं थोड़ी सी टॉपिक से इधर से दूर हो जाता हूं। तो आप जानते हैं कि आपके बाल भी क्या है, आपके बाल में क्या होता है, कैरेटीन पाया जाता है। अब आपका बाल भी जैसे वुल है वैसे ही टाइप है, बस इसमें यह है कि इसमें एक प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्रिम्पनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें स्पिनिंग की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। कहाँ पे थे हम? हाँ, हीट की बात कर रहे थे। तो आप बाल पर जो ड्रायर यूज करते हैं ना, उस ड्रायर को यूज मत किया करिए, ज्यादा अमाउंट में ड्रायर मत यूज किया करिए। अगर आप यूज करते हैं तो दूर से यूज किया करिए, ये हमारे बालों को डैमेज कर देता है। ओके, जस्ट ऐसे ही इफेक्ट ऑफ हीट पड़ता है हमारे वुल के फाइबर पे। वुल के फाइबर पे क्या हीट का इफेक्ट होता है कि ज्यादा टाइम तक जब हम हीट देते हैं, तो ज्यादा टाइम तक जब हम हीट देंगे, या तो डायरेक्ट हो सकता है या तो आप पानी में गर्म कर रहे हो तो भी, तो ज्यादा टाइम तक जब हीट देंगे ना, तो वो एलोंगेट हो जाएगा। एलोंगेट होने का मतलब फैल जाएगा मतलब फाइबर टूटने लगेगा, अपने में अलग अलग होने लगेंगे। इसी वजह से लिखा हुआ है इट इज हार्मफुल फॉर वुल। ये हार्मफुल होता है किसके लिए? वुल के लिए। इट डैमेज द स्केल्स ऑफ द फाइबर। जो हमारे वुल होता है, अगर आपने वुल का वीडियो नहीं देखा है, तो वुल फाइबर्स का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, तो जाकर आप प्लीज वीडियो को चेकआउट करिएगा। वहां पर मैंने मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सारे बताए हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो ये जो स्केल्स होते हैं, उसके जो स्केल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। जो हमारे फाइबर्स के स्केल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, मतलब फाइबर की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे भारत में तो अक्सर करके ऐसा होता है, जो लोग जिनको जानकारी नहीं है वो क्या करते हैं, गर्म पानी में सोचते हैं कि हम वूनी कपड़े पहन रहे हैं, कि एक हफ्ते 2 हफ्ते से वूनी कपड़े पहने, ऐसा करते हैं गर्म पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा जो डिटर्जेंट है वो डालते हैं। डिटर्जेंट डालने के बाद उस गर्म पानी में उस फाइबर जो भी वूलन कपड़ा होता है उसको रख देते हैं, और 1-2 घंटे तक रख देते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप उसको 5-6 वॉश कर लेंगे तो अगले साल आपका कपड़ा फटने लगेगा, क्योंकि वो हमारी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। कौन? हीट। और हार्श फील करवाता है, मतलब आपका कपड़ा पहले जो स्मूथ टाइप चमक रहा था या फिर स्मूथ टाइप दिख रहा था, वो अब हार्श दिखेगा। टच करेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ खुरदुरे टाइप का है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप प्लीज वीडियो में कमेंट करिएगा, सर क्लियर नहीं हुआ, तो फिर मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से पढ़ाने की। बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैं अपना 100% देता हूं कि आपको जितना हो सके अच्छे से समझा दूं इस चीजों पे। एसिड, देखिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एसिड का क्या इफेक्ट होता है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर फैब्रिक। मतलब हल्का और ठंडा एसिड इसके लिए हार्मफुल नहीं है, वुल के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन आगे लिखा हुआ है, यहां पे मैं भूल गया था, एक चीज लिख लीजिए, डाइल्यूट। ठीक है, लेकिन अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो आप जानते हैं कि एसिड किसी भी चीज को जलाने की पावर रखता है, तो वो खराब कर देगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, बाद में याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड। कोल्ड मतलब ठंडा और डाइल्यूट मतलब हल्का। एसिड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर फैब्रिक। क्लियर? यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, यहां से देखिए लिखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स। डाइल्यूट मतलब हल्का सल्फ्यूरिक एसिड्स आर यूज्ड टू रिमूव वेजिटेबल मैटर फ्रॉम द फाइबर कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको निफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बीएससी कर रहे होंगे तो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड आते हैं, तो पूछता है व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एसिड का यूज करके वुलन फैब्रिक में उपस्थित सेलुलोजिक फाइबर्स को रिमूव करते हैं। जो मैंने बोला वो आपको आधा समझ में नहीं आएगा, क्या क्या बोल दिया मैंने। देखिए, जब हमारे वुल फाइबर होते हैं ना, जब हमारा वुल हमारे शिप से निकल जाता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल शिप्स ले रहा हूँ, तो जब हमारा वुल शिप से निकलता है तो शिप क्या होते हैं कि शिप घास वास चरते हैं, उसमें जब उनको खुजली होती है तो वो घास में ही रगड़ देते हैं। तो जब घास में रगड़ देते हैं तो कुछ घास के कंपोनेंट उनके फाइबर पे रह जाते हैं, मतलब उनके बाल में रह जाते हैं। अब वही बाल हम छील दिए, मतलब सॉरी उसको सीयरिंग बोलते हैं, तो हमारे जो बाल है उसको हमने रिमूव करके प्रोसेस में लेकर आए, तो वो वेजिटेबल मैटर रिमूव नहीं होता, मतलब वो जो घास वास है ना वो रिमूव नहीं होता। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। अब आप जानते होंगे कि मैंने अभी पिछले क्लास में पढ़ाया है कि कॉटन एक सेल्यूलोजिक मटेरियल है, वो कॉटन एसिड के साथ एकदम डैमेज वाला काम होता है, मतलब एसिड और कॉटन का एकदम टक्कर होता है कि अगर एसिड कॉटन के साथ मिल गया तो वो घुल जाएगा। इसी तरह
हमारा जो वेजिटेबल मैटर होता है, जो भी घास पत्ती ये सारी चीजें होती हैं, वो भी सेलुलोज से बनी होती है, और सेलुलोज को डैमेज कौन करता है? एसिड। इसीलिए हम एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि इस एसिड से वेजिटेबल मैटर खराब होगा लेकिन हमारा वूल खराब नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है डिफाइन द कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, तो इसको लिखिएगा। क्लियर? ओके, बात करते हैं एल्कली। एल्कली मतलब देखिए, एसिड जो है वो कॉटन के लिए हार्मफुल है, और अल्कली जो है वो वूल के लिए हार्मफुल है। तो यहां पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली डिस्ट्रॉय द फाइबर इमीडिएटली। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली मतलब अगर आपने कास्टिक सोडा या एक्सेस अमाउंट में सोडा एस यूज कर लिया। देखिए, मैं जो बोलने वाला हूं वो ध्यान से समझिएगा। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि कास्टिक सोडा और सोडा एस क्या है, एल्कली है या एसिडिक। तो इन चीजों को थोड़ा सा जानकारी बना लीजिए तो बेहतर होगा। तो कास्टिक सोडा और हमारा सोडा एस जो होता है वो एल्कली है। कास्टिक सोडा के अमाउंट और एल्कली सोडा एस का एक्सेस अमाउंट अगर आप यूज करते हैं तो हमारे वुल फाइबर को वो टोटली डैमेज कर देगा, टोटली डैमेज कर देगा। इसीलिए जब आप जब कपड़े को धुलते हो, वुलन फैब्रिक को धुलते हो, तो वुलन फैब्रिक को धुलने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो आप 10 रुपए वाला निरमा लेके चलते हैं ना, कौन सा एरियल, सर्फ एक्सेल या और फिर और बहुत सारे जो भी हैं, उनसे हमारा जो वुल का फाइबर है वो डैमेज होता है। इसलिए न्यूट्रल एल्कलाइन मीडियम का यूज करते हैं, न्यूट्रल सोप का यूज किया जाता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल इजी आपने सुना होगा कि भाई वुलन कपड़े को इजी से धुलो, फायदा उसी का है। क्यों? क्योंकि उसमें अल्कलीन की मात्रा बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है, उसको न्यूट्रल इंडिकेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाइड डिस्ट्रॉय द फाइबर इमीडिएटली, सो जनरली यूज्ड न्यूट्रल डिटर्जेंट लाइक इजी का यूज करते हैं। जेंटल भी वर्ड्स यूज होता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। इजी इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे फाइबर को वो डैमेज नहीं करता। और मम्मी लोगों को पता ही नहीं है, वो क्या करती हैं, महंगा आप कपड़ा लेके जाओगे तो वो क्या करेंगी, बस ऐसे निर में लगाएंगे, फिर उसके बाद लेके ऐसे रगड़ देंगी, पता चला कि 2 साल बाद स्वेटर एकदम धज्जी उड़ गई, इतनी महंगे स्वेटर की। तो ये चीजें होती है, कोई बात नहीं है, तो मम्मी ही अपनी। चलिए आइए ब्लीचिंग एजेंट का बात करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट में जो यूज होता है वो जनरली H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर यूज्ड, क्लोरीन ब्लीचेस एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड्स आर हार्मफुल फॉर वूल। देखिए ध्यान से समझिए, ये जो मैंने तीनों लिखा है 1, 2 और 3, ये तीनों कैसे ब्लीचिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट में केवल और केवल H2O2 और पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली H2O2 का यूज करते हैं ब्लीचिंग करने के लिए। ब्लीचिंग अगर आपको नहीं पता है तो ब्लीचिंग आप जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। जनरली H2O2 आर यूज्ड फॉर ब्लीच द फैब्रिक ऑफ वूल, मतलब वुलन फैब्रिक को ब्लीच करने के लिए हम H2O2 का यूज करते हैं। और अब मैं आपको एक टिप यहाँ बता दूं, H2O2 को यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये सब पे ब्लीच कर देता है। क्लोरीन ब्लीच एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड्स आर हार्मफुल फॉर वूल। जो क्लोरीन ब्लीच होता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच होता है वो हार्मफुल होता है। क्लोरीन ब्लीच मतलब ब्लीचिंग पाउडर भी यूज बोलते हैं इसको, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये जिसके अंदर क्लोरीन होता है। याद हो गया? ये समझ में आ गया? बात करते हैं एफिनिटी टू डाई, मतलब आप किन किन चीज डाइस का यूज करके वुल फैब्रिक को डाई कर सकते हैं, किन किन डाइस का यूज करके वुल फैब्रिक को डाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो यूज होता है वो है हमारा एसिड डाई, बेसिक डाई और कहीं कहीं मेटल कॉम्प्लेक्स डाई का भी यूज करते हैं, क्योंकि इनकी एफिनिटी बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू अदर डाइज। ओके, बात करते हैं मोथ एंड मिल्ड्यू। मोथ एंड मिल्ड्यू का मतलब आप समझ रहे होंगे, मोथ मतलब फंगस, मिल्ड्यू का मतलब होता है बैक्टीरिया वगैरह, ये सब चीजें। तो दीज आर हार्मफुल फॉर वुल, ये सारी चीजें हमारे वुल फैब्रिक के लिए हार्मफुल होती हैं। ज्यादा टाइम तक वुलन फैब्रिक को ऐसे नहीं रखा जाता, खुले में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उस पर काई वगैरह, फंगस वगैरह जमने के ज्यादा चांसेस, जमने का मतलब उगने का ज्यादा चांसेस होता है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट, देखिए ध्यान से समझिएगा, इफेक्ट ऑफ सनलाइट क्या है? हार्मफुल, यहाँ पे हार्म है, सॉरी हार्मफुल फॉर वुल एट लॉन्ग टाइम, इट डैमेज द कलर ऑफ वुल। देखिए अगर आप वुलन कपड़े को धूप में सुखाते हैं तो ज्यादा टाइम तक धूप में मत सुखाइएगा। ज्यादा टाइम तक धूप में सुखाएंगे तो वो हमारे वुलन फैब्रिक को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं जिसकी वजह से वो हमारे वुलन फैब्रिक को डैमेज कर देता है। दूसरा,
वुलन फैब्रिक को डैमेज तो करता है। दूसरा उसमें ये प्रॉपर्टी होती है ना कि जो सनलाइट होता है वो, मान लीजिए आपने नीले कलर से अपने फैब्रिक को किया, वुलन फैब्रिक को किया, उसको टांग दिया, तो वो धीरे धीरे कलर को भी डैमेज कर देता है। कौन? सनलाइट। सनलाइट क्या करता है? वुलन फैब्रिक से डैमेज कर देता है। एक तो वुलन फैब्रिक को भी डैमेज करता है और दूसरा उसमें जो कलर कंपोनेंट होता है उसको भी डैमेज करता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो कलर होता है वो फेड हो जाता है। फेड होने का मतलब हल्का हो जाता है। क्लियर? ये चीजें समझ में आई। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा वुल फैब्रिक होता है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जनरेट होते हैं इन नेचुरल कंपोनेंट्स। मतलब जो हमारा नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप होती है, तो वो वुल फैब्रिक में होती है, वुल फाइबर में, वुल फाइबर। तो याद रखिएगा ये चीजें आपसे पूछा जाता है कि वुल फाइबर कौन सा ऐसा नेचुरल फाइबर है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ज्यादा जनरेट होती है, तो वो हमारा वुल है। और सिंथेटिक में तो लगभग सभी में होता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। दिस आर ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुल। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, क्या पता आपके साथ दूसरों का भी भला हो जाए। ओके, अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो पे, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।